अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है और दोनों देशों के राष्ट्रपति ने इस पर साइन भी कर दिया है। ईरान अमेरिका एमओयू के मसौदे पर साइन हुआ और 14 पॉइंट का ये मसौदा जो समझौता है वो इस पर साइन हो चुका है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बन चुकी है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस पर भी सहमति बन चुकी है। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध खत्म होंगे तो 30 दिन में अमेरिका ये नाकेबंदी हटाएगा। वहीं लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हस्ताक्षर करने के बाद मीडिया से कहा गया डील डन। तो देखिए, आपको बता दें कि पेरिस के वर्साय पैलेस में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अमेरिका ईरान डील तो डन हो गई है। 14 इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटर्स जिसके तहत समझौता हुआ है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि ये कहा गया है कि 60 दिनों में अंतिम समझौते को टारगेट किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दी जाएगी, सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म होगा। तो शांति समझौता डन हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मीडिया को से बातचीत के दौरान ये कहा भी गया कि समझौता डन, डील डन। तो 60 दिन टोल फ्री रहेगा होर्मुज, इस तरह की जानकारियां भी सामने आई। मिलिट्री रुकावटें और बारूदी सुरंगें हटाने में हालांकि ईरान को 30 दिन का वक्त लगेगा। तो 4 महीने की जंग अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। फील गुड हो रहा है, लेकिन ये कब तक रहता है ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि लेबनान के मोर्चे पर इजरायल बैकआउट करने को तैयार नहीं होगा। और हमने देखा भी कि किस तरह से हिजबुल्लाह पर स्थायी युद्ध विराम के दौरान टारगेट भी किया गया था इजरायल की तरफ से। Mr. President, please, just one question from French TV and the Arab deal. Just one question. You signed the deal? You signed the deal? the MOU? It's signed, yeah. You signed? You signed it in Versailles. What? You signed it. Just talk. Mr. President, please, just one question from French TV and the Arab deal. Just one question. You signed the deal? You signed the deal? the MOU? It's signed, yeah. You signed? You signed it in Versailles. What? You signed it. Just talk. तो वहीं देखिए, ईरान की ओर से राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान की तरफ से सिग्नेचर किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया। इस पर सैन्य अभियान खत्म करने और होर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है। 14 सूत्री एमओयू पर दूर से डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। तो देखिए, डिजिटली इस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हालांकि देखिए, पहले जानकारी ये भी आ रही थी कि 19 तारीख को जेनेवा में फिजिकली तौर पर दोनों ही देशों के नेताओं की मौजूदगी होगी और उस दौरान ये हस्ताक्षर होगा, लेकिन 18 तारीख को ही ये डील डन हो गई है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिजिटली हस्ताक्षर किया गया, तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से भी एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। बाकायदा फोटोग्राफ्स भी सामने निकल कर आई। तो इस बात का जिक्र भी अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर को लेकर तो सैन्य अभियान खत्म करने और होर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है। 14 सूत्री एमओयू पर दूर से डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये स्थायी तौर पर हो, क्योंकि हमने देखा कि 60 दिनों में अंतिम समझौते का टारगेट को लेकर भी जानकारी आई है। 14 सूत्रीय जो समझौता हुआ है, इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। और विस्तार से जानकारियों के साथ फॉरेन एक्सपर्ट आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार सर, डील तो डन हो गई है, लेकिन इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति दोनों ने डिजिटली इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 60 दिनों में अंतिम समझौते का टारगेट भी रखा गया। क्या समझे इससे? देखिए, मेरे हिसाब से काफी हद तक भरोसा किया जा सकता है। कारण क्या है जी, अमेरिका और ईरान दोनों ही युद्ध से बहुत बुरी तरह परेशान हो चुके थे। यूएस की बात करें तो यूएस की इकोनॉमी का बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका था और यूएस लोगों को शायद ये भ्रांति है कि बहुत कामयाब इकोनॉमी, बहुत बड़ी जरूर है, दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है,
बट आज की तारीख में वो इकॉनमी ज्यादा कामयाब इकॉनमी नहीं है। डेटा दूं, 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ थी और पिछले 17-18 साल से डेफिसिट इकॉनमी है। डेफिसिट मतलब जी। खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है। तो ऐसे में जिस इकॉनमी में डेफिसिट चल रहा हो, जिस इकॉनमी में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही हो, ऐसी इकॉनमी के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना और उसके बाद कोई आउटपुट ना निकलना, तो ऐसी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा ये बोझ हो गया था। जी। तो इसलिए यूएस इस युद्ध को ज्यादा कंटिन्यू करना उसके लिए बहुत खर्चीला साबित हो रहा था, वो भी उस इकॉनमी के लिए जो पहले ही घाटे में चल रही थी। जी। अब आ जाए ईरान के ऊपर। ईरान की बात करें तो ईरान का बहुत नुकसान हो चुका था। 28 फरवरी से पहले ही ईरान की इकॉनमी ज्यादा अच्छे हालात में नहीं थी। अब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुकी थी और आम आदमी के लिए उससे दुखदायी स्थिति कोई नहीं होती। ईरान के आम आदमी की बात करें कि जब घर में कमाई होना और घर के खर्चे बढ़ जाए। जी। अब दूसरी चीज, जब से यूएस ने वो मास्टर स्ट्रोक खोला था कि इन्होंने डिप्लॉयमेंट करके नेवी की ब्लॉक कर दिया था हॉर्मुज़ स्ट्रेट, तो ईरान के पास जो कमाई का एक जरिया था, वो कमाई का एक जरिया बंद हो गया था, ऑयल एक्सपोर्ट। जी। तो कहीं ना कहीं ईरान भी अंडर स्ट्रेस था। तो इसलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, यूएस की बात करें, यूएस का खर्चा बहुत हो गया था, ईरान पहले से ही जो है ब्लीड कर रही थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा नुकसान में चली गई थी, तो इसलिए इसको ट्रस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, ईरान की कई चीजें मान ली गई हैं। अब देखिए, कंपनसेशन की बात कहें और चीजें कहें तो ईरान की फेवर में जा रही है डील। फ्रोजन एसेट्स की बात करें, कंपनसेशन की बात करें, बिल्कुल। कंपनसेशन को लेकर जो बातचीत हुई थी उस पर मैं आऊंगी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कर्नल संतपाल राघव जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, डील तो डन हो गई है, लेकिन इन 14 समझौतों को लेकर, 14 मांगों को लेकर जो सहमति बनी है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा संकेत है विश्व के अंदर और पर्टिकुलरली एशिया के अंदर। जी। जो शांति वार्ता और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, पर्टिकुलरली ऑयल्स के जो कीमतें बहुत बढ़ रही थी और एक बहुत बड़ी आशंका थी, तो ये एक बहुत ही बड़ा राहत है और ये एक अच्छा शुभ संकेत है आर्थिक और जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजिक या पीस वार्ता के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये मानवता के लिए भी एक बहुत है। आज हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं। 21st सेंचुरी के अंदर हम लोगों को एक और एक संदेश, एक शांति होना चाहिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा है। अमेरिका का भी एक बहुत मैच्योरिटी है कि वो 60 दिन के अंदर इसको जो है ऐसे जो संकेत मिल रहे हैं कि ये एक स्थायी समाधान देगा। दैट इज नंबर 1। जी। जो इजराइल ने बोला है, इजराइल के अपने उनके जो अपने हित हैं, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड से है, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो वहां पे काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इजराइल का है। और नंबर 3, जो ईरान के अपने जो विरोधी उनके देश के अंदर है, उन्होंने भी शंका जताई है। तो अमेरिका बड़ा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है और एक समर्थ देश भी है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर समझौते में कहीं है, तो उसको एक आगे ले जाना चाहिए। और विश्व के जितने भी बड़े, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करूंगा, जो विश्व के जितने भी बड़े नेता हैं, इसको मूव फॉरवर्ड करें और एक शांति की दिशा दें। बिल्कुल सर, क्योंकि पूरी दुनिया को जरूरत है इस वक्त शांति की और आर्थिक तौर पर मजबूती की। हम लगातार अलग अलग देशों का हाल देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई चरम पर नजर आ रही, भारत पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिंदल साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ और ये समझ लेती हूँ जरा, आप हर्जाने का जिक्र कर रहे थे, कंपनसेशन का जिक्र कर रहे थे। ये खबर आई कि भाई 28 लाख करोड़ जो है ईरान को हर्जाना दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक पोस्ट भी पहले करते हुए नजर आए कि हर्जाने की जो खबर है वो झूठी है। डेमोक्रेट्स जो है ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जेडी वेंस कह रहे हैं कि भाई ईरान को अमेरिका का $1 भी नहीं मिलेगा। क्या समझे इससे?
अभी जो लास्ट साइन हुआ है डिजिटल एग्रीमेंट, हमें देखना पड़ेगा उसके जी। टर्म्स एंड कंडीशंस में हाँ। हर जाने को लेके क्या लिखा गया है। जी। ये स्टेटमेंट जो आप पहले कह रही हैं ये तो पुरानी स्टेटमेंट्स है। अब जो करंट साइन हुआ है उसमें देखना पड़ेगा कि जो उनका उसको वर्ड उसके लिए कंपनसेशन नहीं लिखा गया। वर्ड उसके लिए जो यूज किया जा रहा है वो ये है कि ईरान को रीबिल्ड करने के लिए जो है हाँ। वो फंड जो है वो कहाँ से आएगा। हाँ। दूसरी बात फ्रोजन एसेट्स की बात है। अब फ्रोजन एसेट्स भी ईरान का काफी देर से जो है वो रुके हुए थे और उसके लिए तो वो भी जो है रिलीज हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने जो बात की दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन की। जी। जी हाँ, दुनिया भर को इन्फ्लेशन से निजात मिल जाएगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश अंदर डॉट इन का मानना है। अब देखिए हिंदुस्तान की एग्जांपल लीजिए, नवंबर 2025 इस युद्ध से 2 महीने पहले हमारे यहाँ सीपीआई इन्फ्लेशन थी मात्र 0.71%। अब सीपीआई इन्फ्लेशन क्या हो गई है 3.93%। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है मॉनेटरी पॉलिसी में कि 5.1% तक इन्फ्लेशन हो सकती है। अब हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए तो इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन भाई बहनों का है जिनके लिए भोजन मुहैया करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अमेरिका की बात करें 42 महीने के हाईएस्ट लेवल 3.8% पर वहां की इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया भर में बढ़ रही थी। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की बात हो रही थी। ये तो हिंदुस्तान की बात है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब उनकी टीम की तारीफ करूंगा कि 7.7% की जीडीपी ग्रोथ हमने अचीव की है 2025-26 में भी। बट ग्लोबल इकोनॉमी का हाल खराब हो रहा था। और अब जो है देखिए, अब क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड प्राइमरीली वो कच्चा तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं 30 अप्रैल को $126 पर बैरल चला गया था। उससे पहले बात करें जनवरी की बात करें तो $60 पर बैरल भी रहा हुआ है। देखिए आप कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी और साथ ही साथ जीडीपी ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो रही थी। आरबीआई ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अब रिड्यूस करके 6.6 पे हमें लानी पड़ेगी। तो इसलिए युद्ध का खत्म होना तो बहुत बहुत जरूरी था, ना सिर्फ ईरान के लिए, ना सिर्फ यूएस के लिए, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी खुलना और उसमें बिना टॉल के खुलना वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरीके से अगर इस तरह के सिस्टम शुरू हो जाते, एक तो ऑयल कॉस्टली हो जाता, फिर तो दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या टॉल लगने शुरू कर देते। मैं तो खासकर मैंने आकाश जिंदल ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in ने ग्लोबल चैनल पे कहा था कि ऐसा है तो हिंदुस्तान को भी चाहिए। हमारी एयर स्पेस से जो भी हवाई जहाज गुजरे हम कहें हम तो $100 पर पैसेंजर लेंगे। इस तरह की अगर चार्जेस लगने लग जाए तो फिर दुनिया कैसे चल पाएगी। एक नेचुरल जो है वाटरवे था उस पर आप कैसे टोल चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझौता होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था। बिल्कुल। ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर की मार झेल रही थी। बिल्कुल। और अलग अलग देशों पर सर इसका असर, जिस बात का हम जिक्र भी कर रहे हैं, पड़ रहा था, भारत पर भी असर पड़ रहा है। और अब जब इस तरह से एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए, क्या बदलाव होते हैं, किस तरह से रिवाइव होती है इकोनॉमी, ये भी देखना जरूरी होगा। आकाश जी आप हमारे साथ बने रहिए। कर्नल साहब मैं आपका रुख कर लेती हूँ। ईरान अमेरिका तो सहमत हो गए हैं, लेकिन इजराइल का रोल क्या नजर आ रहा है? क्या लेबनान को लेकर रुख बदलता हुआ इजराइल दिखेगा आगे आने वाले वक्त में? क्योंकि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि हम जरूरी नहीं कि अमेरिका की हर एक बात से हम सहमत हों। जी देखिए, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह और हमास, जी इजराइल ने बड़े साफ तौर पे कह दिया है कि वो अपने हित पे ध्यान रखेंगे। अगर ईरान कोई ऐसी गतिविधि करता है जो उनको सपोर्ट करता है, वो इस समझौतों को नहीं मानेंगे। ये उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया है। और उनके नेशनल टेलीविजन पे और फॉरेन प्रेस के सामने जितने भी मीडियम है, ये उन्होंने बड़ी मजबूती से बात रखी है कि उनका हित बहुत आवश्यक है इजराइल का। और इनके जो भी प्रॉक्सीज है उनको अगर ईरान जो है सपोर्ट करता है या कोई ऐसी उसमें लाता है तो वो उसको नहीं मानेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो ईरान के जो कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं और जो मॉडरेट भी हैं, वो भी इसको कह रहे हैं कि आप जरूरत से ज्यादा जो है अमेरिका पे भरोसा मत रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। उनमें से भी एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है निकल के। और नंबर 3, जो ईरान ने माना है कि प्रतिबद्धता का जो परमाणु जो उनका विषय रखा गया है, तो ईरान ने कहा है, बड़ी अच्छी ये दिया है उन्होंने स्टेटमेंट। बट ये एक अंतरिम समझौता है, ये 60 दिन का।
अमेरिका ने कह दिया है कि इसका विकल्प हमारे पास खुला रहेगा अगर समझौता नहीं होगा। ये भी अमेरिका ने साफ तौर पे कह बिल्कुल दिया है। चेतावनी देता हुआ अमेरिका नजर आया है। अब आगे देखते हैं क्या रुख होता है अमेरिका का, ईरान का और इजराइल का। जिंदल साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। अब जब स्थिति बदली है, ये इस डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, इन देशों की क्या स्थिति आप देख रहे हैं और भारत को, इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, भारत के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए, अब क्या होगा, समझौते के बाद सबसे बड़ा इशू आएगा ईरान की रीबिल्डिंग का। ईरान के अंदर जो बर्बादी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिफाइनरीज की या नेबरिंग कंट्रीज पे, उनको रीबिल्ड कौन करेगा? और रीबिल्ड करने के लिए बड़ा क्लियर है कि हिंदुस्तान को वो रोल मिलने की, पूरी हिंदुस्तान की कंपनियों को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी संभावना है। कारण ये है कि हमारी कंपनियों के पास वो मैन पावर है जो वायबल कॉस्ट पे काम करने को तैयार है। आज की तारीख में अगर वो किसी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी को लगाते हैं तो उनकी मैन पावर इतनी कॉस्टली है कि उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। चाइना की बात करें, चाइना से हर कंट्री आज की तारीख में कतराती है क्योंकि OPOR के नाम पे उन्होंने दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट किया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हिंदुस्तान को जो इस जंग के खत्म होने के बाद स्ट्रेंथ मिलेगी, इमीडिएटली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का, चाहे ऑयल रिफाइनरीज हो या जितनी तबाही ईरान में हुई है या नेबरिंग कंट्रीज में, वो रीबिल्ड होनी है। और रीबिल्ड होने के कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान को काफी मिलने की काफी कंपनियों को उम्मीद है, जिससे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, फॉरेक्स भी आएगी, GDP ग्रोथ भी आएगी। अब आ जाता है हिंदुस्तान की बात कि हिंदुस्तान आगे अपने आप को कैसे पोजीशन करे। मैं आकाश न्यूज और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश न्यूज मानते हैं कि हिंदुस्तान ने जो बड़ी चीजें की है, सबसे पहले तो चाबहार पोर्ट हमारा ईरान में है। अब वो पोर्ट जो है वो खुलने की संभावना है, जिससे हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट के लिए जो है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। दूसरा, IMEC, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। ये G20 के टाइम फाइनल हो गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। उस पर हिंदुस्तान बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है। उससे क्या है, हमारा मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ काफी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उससे हमारे एक्सपोर्ट्स और बिजनेस और कारोबार काफी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हिंदुस्तान ने और चीजें की हैं। अब हम ऑयल पाइपलाइन की बात कर रहे हैं ताकि कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी कोई चीज होती है तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो। तीसरा, एडिशनल स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इस युद्ध के बाद हमारी इकोनॉमी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आई। और एक चीज आपको बता दूं, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन है। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस युद्ध के ड्यूरिंग भी बहुत अच्छी चलती रही। आपको बताऊं, अप्रैल 2026 का डेटा 2.43 लाख करोड़ का हमने GST कलेक्शन दिया, जो आज तक का रिकॉर्ड है। मई 2026 का डेटा 23.2 बिलियन UPI ट्रांजैक्शन हमने की है। ऑफ कोर्स जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमी हमारी सर पर दौड़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। बिल्कुल, उम्मीद सर यही की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए सर। हम कर्नल साहब का भी रुख कर लेते हैं। कर्नल साहब, होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा? एक बहुत बड़ा सवाल, जिसमें ये भी कहा गया कि भाई 60 दिन जो है टोल फ्री रहेगा होर्मुज स्ट्रेट। ये भी कहा गया ईरान की तरफ से कि हमें कुछ वक्त चाहिए, लगभग 30 दिन का वक्त होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की तरफ से मांगा गया है, जहां पर मिलिट्री रुकावटें जो थी, जो बारूदी सुरंगें थी, उसे हटाया जा सके। लेकिन जब होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तभी वैश्विक अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएगी। क्या लगता है कितना वक्त लगेगा होर्मुज स्ट्रेट खुलने को लेकर? जी देखिए, जो बड़ा बयान आया है और जो कहा है कि 60 दिन के में कोई शुल्क नहीं लगेगा किसी भी शिपिंग का, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, जो वहां पे जो उन्होंने माइंस लगाई थी, तो उसके लिए उसके जो ड्रोन्स के जरिए से या दूसरे तरीके से हम माइन को डीमाइनिंग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन सेफ लेन उनको मालूम है कि जहां पे कोई माइंस नहीं है, जब दुश्मन कोई भी देश माइंस लगाता है तो उसको उसके अंदर सेफ लेन पता होता है कि यहाँ पे माइनें नहीं होती हैं। तो ये अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो अमेरिका ने कहा कि हम अपना वहां से जो डिप्लॉयमेंट है वो हटा देंगे, तो एक बहुत बड़ी राहत होगी ईरान के लिए कि ये जो एक बड़ा एक मैसेज भी जाएगा, वो एक बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए और पूरे विश्व के लिए कि वहां पे शांति जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप देखें, शांति प्रक्रिया जो है ईरान से ज्यादा जो संकेत मिलेंगे, क्योंकि जब ईरान जो है उसको
क्लैरिटी देगा उसको वहां पे कोई भी, बिकॉज ईरान का जो बयान है, जो भी उसकी स्टेटमेंट आती है तो वो उसके हिसाब किताब से वो बताता है। हाँ। तो ये जो विश्व का जो दूसरे देश हैं जो ईरान की सीमा के साथ जो आते हैं, जो सी उस पे आते हैं, तो वहां पे भी एक शांति होना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज वो भी ऑयल जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे भी जो ऑयल का बिजनेस है, तो वहां पे शांति होगी तो वहां पे जो है पूरा विश्व का जो है कनेक्टिविटी बनेगी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका एक बहुत बड़ा आप बहुत ही चेंजेस देखेंगे। हाँ। आप ये देखें जिस दिन इसकी न्यूज आई थी तो ऑयल प्राइसेस जो है नीचे हो गए थे, स्टॉक मार्केट भी ठीक हो गया था, तो ये सब चीजें एक बहुत बड़े संकेत हैं। जी बिल्कुल सर, आप बने रहिए। जिंदल साहब, हम आपका रुख कर लेते हैं, और क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, समझ सकते हैं कि इन देशों की वैश्विक तौर पर रिवाइव करने में अर्थव्यवस्था को कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि लगभग 4 महीने तक जंग चली और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा, दुनिया को भुगतना पड़ा, खासकर गल्फ कंट्रीज को। बहुत ही आपने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। आपने वो शेयर सुना होगा, लम्हों ने खता की और सदियों ने भुगता है उसे। देखिए, ये जंग तो जो है 28 फरवरी से शुरू हुई, लेकिन डिस्ट्रॉय करना, किसी भी चीज को तबाह करना आसान होता है, उस चीज को रिक्रिएट करना, उसको दोबारा बिल्ड कर देना, उसमें बहुत समय लगता है। मेरे हिसाब से कम 1.5 साल का समय चाहिए सब चीजों को रीबिल्ड करने को। मैं ब्रिक एंड मॉर्टर की बात कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को, रोड्स बनाने को, या जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल स्टोरेज है, उसको बनाने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए। देखिए, आपने एक बम गिराया, एक मिसाइल गिराई, रिफाइनरी तबाह होगी। तबाही के में क्या लगता है? 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन एक रिफाइनरी को बनाने में कितना वक्त लगता है? अगर आप एक ग्रास रूट रिफाइनरी सेट करना शुरू करते हैं, तो उसको बनाने में तो आपको जो है 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। यहाँ ठीक है, कोई डिस्ट्रक्शन हुई है तो उसको बनाने में टाइम लगे, तो मेरे हिसाब से 1.5 साल का समय लग जाएगा कम से कम चीजों को रीइरेक्ट करने को। हाँ, इतना जरूर है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जैसे हिंदुस्तान जैसी कंट्री है, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ क्या है कि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बट रिफाइनिंग करना, हमारे पास रिफाइनिंग की बहुत कैपेसिटी है, तो वह हमें दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास कच्चा तेल भी आ जाता है तो रिफाइनिंग की इतनी कैपेसिटी है कि हमारे यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो उससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा, कमर्शियल एलपीजी। बिल्कुल, देखिए, जनता इसी ओर देख रही है कि चीजें सस्ती हो, क्योंकि जनता पर भी महंगाई की मार पड़ी थी। सर, बहुत शुक्रिया जिंदल साहब, और कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप इस चर्चा में शामिल हुए और आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है।